इससे पिछले लेक्चर में सिर्फ हमने ये देखा है कि क्लासिफिकेशन का पैटर्न क्या रहा है, किस तरह से क्लासिफिकेशन हुआ है और कौन कौन से साइंटिस्ट ने कैसे कैसे टाइम पर क्लासिफिकेशन किया। ठीक है, आज हम 11th क्लास एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं और चैप्टर का नाम है एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम को आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, मैंने कहा इससे पिछले लेक्चर में हम लोग बेसिक क्लासिफिकेशन को लेकर आए थे कि एरिस्टोटल ने कैसे क्लासिफिकेशन किया। उससे पहले आपको बताया था कि एरिस्टोटल के बाद लीनियस ने कैसे क्लासिफिकेशन किया और लास्ट में हम लोग RH वीट करके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में किंगडम एनिमेलिया क्लासिफिकेशन पैटर्न का लास्ट किंगडम है। मोस्ट ऑफ द डाइवर्सिटी किंगडम एनिमेलिया के अंदर मौजूद है। आपको पता है सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी, सबसे ज्यादा विविधता अगर आपको कहीं देखने को मिलेगी तो वो एनिमल किंगडम में मिलेगी। ठीक है, यहाँ वेरिएशन बहुत ज्यादा है और वेरिएशन बहुत ज्यादा है तो बेटा फीचर्स बहुत ज्यादा होंगे और फीचर्स ज्यादा होंगे तो क्लासिफिकेशन का पैटर्न थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि प्लांट क्लासिफिकेशन किया है या बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन कर दिया है 2 पार्ट्स में। यहाँ पर एनिमल को बड़े पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। और आपको मैं कल इससे पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि हमने एनिमल को डिवाइड किया है 11 फाइलम्स में, पढ़ा रखा है। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, निमेटोडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, इनके बारे में पढ़ा रखा है। अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं जनरल फीचर्स ऑफ एनिमल किंगडम के बारे में। ठीक है, तो हम हेडिंग डाल रहे हैं बच्चों, जनरल फीचर्स ऑफ एनिमल किंगडम। RH व्हिटेकर ने एनिमल किंगडम को एनिमेलिया नाम दिया था। ठीक है, तो आइए हम जनरल फीचर्स की बात कर लेते हैं कि आखिर कौन कौन से लिविंग को हम लोग एनिमल कहेंगे, कौन कौन से फीचर्स रहेंगे एनिमल होने के लिए। तो पहले तो आप ये समझ लें बेटा कि दी ऑल एनिमल्स, दुनिया के जितने भी एनिमल्स हैं, दी ऑल एनिमल्स, जितने भी एनिमल हैं आर मल्टी सेलुलर। कैसे बेटा? मल्टी सेलुलर हैं एंड यूकैरियोटिक है। मल्टी सेलुलर है और यूकैरियोटिक है। आपको पता है कि एनिमल किंगडम में हमने उन्हीं एनिमल्स को रखा है, एनिमल किंगडम में हमने उन्हीं एनिमल्स को रखा है जो मल्टी सेलुलर है और यूकैरियोटिक है। लेकिन अगर नेचर में कुछ हमें ऐसे एनिमल भी देखने को मिले हैं जो यूनिसेलुलर हैं और यूकैरियोटिक हैं, उनको हमने किंगडम प्रोटिस्टा के प्रोटोजोन्स फाइलम में रखा था। ठीक है ना, तो याद रखिएगा यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल पहुंच गए थे प्रोटिस्टा किंगडम के प्रोटोजोन्स फाइलम में। और यहां पर हम बात कर रहे हैं एनिमल किंगडम के बारे में। किंगडम एनिमेलिया में हम केवल उन एनिमल्स को रख रहे हैं जो मल्टी सेलुलर हैं, यूकैरियोटिक हैं। कोई कंफ्यूजन? आपको याद रखना चाहिए बेटा, दी ऑल एनिमल आर मेड अप एनिमल सेल। सिंपल सी बात है भाई, एनिमल किंगडम जो के जितने भी मेंबर्स हैं वो एनिमल सेल के बने हुए हैं और एनिमल सेल के बने हुए हैं तो एनिमल सेल की कुछ खास बातें भी हैं। आपको साइटोलॉजी में पढ़ा चुके हैं जब सेल के फीचर्स पढ़ाए थे। तो ये क्या है, क्वालिटी क्या है इनकी, कि जो एनिमल सेल की क्वालिटी है वो ये है कि इनके पास सेल वॉल एब्सेंट होती है। ध्यान रखेंगे, एनिमल किंगडम के पास सेल वॉल नहीं होती। और आप याद रखेंगे जब सेल वॉल नहीं होती तो किसी भी प्रकार का सेलुलोज वाला केमिकल भी क्या होगा बेटा? एब्सेंट होगा। सेल वॉल ही नहीं है तो सेलुलोज भी नहीं है, ना तो सेल वॉल है ना सेलुलोज है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब क्योंकि सेल वॉल भी नहीं है, सेलुलोज भी नहीं है, तो इसके अलावा और क्या क्वालिटी देखने को मिल सकती है? जब मैंने आपको साइटोलॉजी पढ़ाई थी तो मैंने कहा था बेटा एनिमल सेल के पास एक स्पेशल टाइप का सेल ऑर्गेनेला है जिसे कहते हैं सेंट्रियोल। जब 2 सेंट्रियोल परपेंडिकुलरली आपस में जुड़ जाते हैं तो उसे कहा जाएगा सेंट्रोजोम। उसे क्या कहा जाएगा? तो सेंट्रियोल है और सेंट्रियोल जो जब 2 सेंट्रियोल आपस में जुड़ जाएंगे उसे कहा जाएगा सेंट्रोजोल। सेंट्रोजोम जो होता है इट इज ए स्पेशल फीचर्स ऑफ एनिमल सेल। यानी सेंट्रोजोम केवल एनिमल सेल की क्वालिटी है, प्लांट सेल में आपको देखने को नहीं मिलता। ये बात समझ में आ रही है? एक और बात सुनिए कि मैंने कहा एनिमल सेल की क्वालिटी क्या है कि उसके पास सेल वॉल नहीं है, उसके पास सेलुलोज नहीं है, लेकिन उसके पास सेंट्रोजोम या सेंट्रियोल है। सेंट्रोजोम या सेंट्रियोल सेल का वो पार्ट होता है जो सेल को डिवीजन करने में हेल्प करता है। इसकी वजह से सेल का डिवीजन होता है।
लेकिन ये केवल एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल, बैक्टीरिया सेल, फंजाई की सेल के अंदर आपको सेंट्रोजोम देखने को नहीं मिलते। क्या ये बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? वेरी गुड। तो मैं लिख सकता हूं इनके पास दे हैव सेंट्रोजोम, दे हैव सेंट्रोजोम, इनके पास सेंट्रोजोम होता है। सेंट्रोजोम होने का मतलब समझ में आ गया ना कि एक ऐसा सेल ऑर्गेनेला है, इनकी कोशिकाओं के अंदर एक ऐसा कोशिकांग है जो सेल को डिवीजन करने में हेल्प कर रहा है। आई होप सो ये बात कंफर्म है। वेरी गुड। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं बच्चों कि जितने भी एनिमल किंगडम के मेंबर्स हैं, दी ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमल किंगडम, जितने भी एनिमल किंगडम के मेंबर हैं वो सारे के सारे हेटेरोट्रॉफिक हैं। ठीक है ना? प्लांट ऑटोट्रॉफिक होते हैं, लेकिन जो एनिमल होते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। कोई कंफ्यूजन? वेरी गुड। यहां देखिए, तो मैंने कहा दे आर, ये होते हैं ऑल हेटेरोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि अपने खाने के लिए दूसरे लिविंग पर डिपेंड होते हैं और दूसरे लिविंग को हंटिंग करते हैं, उसका शिकार करते हैं, फिर खाना बनाते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसके कुछ मेंबर पैरासाइट हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा शिकारी करेंगे, और कुछ सैप्रोफाइट्स भी हो सकते हैं। क्या ये बात समझ आई? मोस्ट ऑफ द एनिमल हंटिंग करते हैं, लेकिन ज्यादातर जो एनिमल होते हैं बेटा वो शिकार ही करते हैं। कोई कंफ्यूजन? वेरी गुड। अगर हम एनिमल किंगडम के और फीचर्स के बारे में बात करें तो बेटा जितने भी एनिमल किंगडम के मेंबर्स हैं, जितने भी एनिमल किंगडम के मेंबर्स हैं, उनमें किसी के पास भी वैक्यूल्स नहीं होते। सेल की स्ट्रक्चर के बेस पर बात कर रहा हूं मैं। हमें पता है कि प्लांट सेल के पास एक बहुत बड़ी खाली स्ट्रक्चर है जहां पर किसी भी चीज को स्टोर किया जा सकता है, उसे वैक्यूल कहते हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन इनके पास वैक्यूल्स नहीं होते, इनके पास वैक्यूल नहीं होते। क्या ये बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। तो मैं लिख सकता हूं वैक्यूल इज एब्सेंट। वैक्यूल क्या है बेटा? एब्सेंट है। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? वेरी गुड। देखो बेटा, प्लांट्स जो होते हैं वो मूव नहीं कर सकते, लेकिन एनिमल मूव कर सकते हैं। प्लांट की क्वालिटी है कि वो चल नहीं सकते, पर एनिमल गमन कर सकते हैं, चल सकते हैं, एनिमल गतिशील होते हैं। कोई कंफ्यूजन? हाँ, कुछ एनिमल हम ऐसे भी पढ़ेंगे जो मूव नहीं कर रहे हैं। जैसे पोरीफेरा संघ के जितने भी एनिमल हैं, पोरीफेरा फाइलम के जितने भी एनिमल हैं, वो अपने बेस से चिपके होते हैं, वो चल नहीं सकते। एक्सेप्ट फ्यू एनिमल्स को छोड़कर मोस्ट ऑफ द एनिमल मूव करते हैं। ज्यादातर एनिमल क्या करते हैं बेटा? मूव करते हैं, कुछ एनिमल को छोड़कर। कोई कंफ्यूजन? वेरी गुड। तो हम ये देखेंगे इनके पास, इसका मतलब बेटा अगर ये मूव कर रहे हैं, इसका मतलब आप जानते हैं कि कोई भी एनिमल मूव करेगा अपने लोकोमोटरी ऑर्गन से, है ना, अपने मूवमेंट करने वाले ऑर्गन से। तो इनमें डेवलप टाइप का मूवमेंट देखने को मिलता है। ऐसा मूवमेंट भी नहीं है कि प्लांट की तरह, प्लांट में मूवमेंट ऐसा नहीं हो रहा है, प्लांट ऐसे नहीं चल रहे हैं, लेकिन प्लांट कैसे चल रहे हैं? ऐसे मूवमेंट हल्का फुल्का हो रहा है। एनिमल मूव करेंगे एक जगह से दूसरी जगह अपने आप को रिप्लेस करके। ठीक है? तो मैं ये लिख सकता हूं बेटा दे हैव, इनके पास होता है डेवलप टाइप्स ऑफ विकसित प्रकार का मूवमेंट। इनके अंदर क्या देखने को मिलेगा? विकसित प्रकार का मूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है बेटा? विकसित प्रकार के मूवमेंट देखने के साथ साथ इनके पास डेवलप टाइप का सेंसरी पार्ट भी है, यानी एनिमल में सोचने समझने और सेंस करने की पावर ज्यादा अच्छी होती है एज कंपेयर टू दूसरे लिविंग के। ठीक है? जैसे हमने आपको बताया था बैक्टीरिया के पास सेंस करने के लिए कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेला है, पर उनकी सेंसिटिविटी इतनी पावरफुल नहीं है जितनी एनिमल की होती है ना। यूनिसेलुलर एनिमल में कुछ एनिमल के पास आई स्पॉट है। आपको मैंने जब प्रोटोजोन्स पढ़ाए थे, प्रोटिस्टा पढ़ाए थे, तो वहां बताए थे। तो मैंने कहा वो आई स्पॉट से क्या करते बेटा? आसपास की चीजों को सेंस कर सकते हैं कि बेटा एनिमल बॉडी के अंदर डेवलप टाइप के सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। एनिमल बॉडी के अंदर डेवलप टाइप के सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। आई होप से बात समझ में आ रही होगी। वेरी गुड। तो हम ये लिख देते हैं बेटा दे हैव, इनके पास होते हैं, दे हैव डेवलप टाइप्स ऑफ, इनके पास है विकसित प्रकार का सेंस ऑर्गन, डेवलप टाइप ऑफ सेंसिविटी। इनके पास सेंसिटिविटी बहुत ही विकसित टाइप की है।
एक बात और बताएं बेटा, मैंने आपको ये बताया था कि दुनिया का हर एक लिविंग जब फूड एब्जॉर्ब करता है तो फूड एब्जॉर्ब करने के बाद जितने फूड की रिक्वायरमेंट उसकी बॉडी को है उतना तो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, एक्स्ट्रा फूड को स्टोर कर लिया जाता है, एक्स्ट्रा फूड को स्टोर कर लिया जाता है इमरजेंसी टाइम के लिए। तो बेटा अलग अलग लिविंग अलग अलग सिचुएशन में अपने फूड को स्टोर कर रहे होते हैं। जैसे हमने एल्गा पढ़ा था, तो जब हमने एल्गी पढ़ा तो मैंने कहा वहाँ पे फूड स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में, हम वहाँ पर फूड स्टोर हो रहा है, फूड स्टोर हो रहा है स्टार्च की फॉर्म में, ऑयल की फॉर्म में, है ना बेटा। इसके अलावा ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्म में, डिफरेंट काइंड की फॉर्म में वहाँ पर फूड को स्टोर किया जा रहा है। लेकिन अगर एनिमल बॉडी की बात की जाए कि एनिमल बॉडी अपने फूड को कैसे स्टोर कर रही है, तो बेटा एनिमल बॉडी अपने फूड को स्टोर करती है ग्लाइकोजन और फैट की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? ग्लाइकोजन और फैट की फॉर्म में। हमारी बॉडी में जो खाना स्टोर होता है या तो वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है या फैट की फॉर्म में, फैट की फॉर्म में। इसलिए जो ज्यादा खाना खाया जाता है, एक्स्ट्रा खाना जिसकी बॉडी को जरूरत नहीं है, वो हमारी बॉडी में फैट बन के, चर्बी बन के आ जाता है। समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। तो मैं ये लिख सकता हूं दे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में इकट्ठा किया जा रहा है बेटा? ग्लाइकोजन। किसकी फॉर्म में इकट्ठा किया जा रहा है? ग्लाइकोजन एंड फैट। ग्लाइकोजन और फैट के फॉर्म में इकट्ठा किया जा रहा है। अब तक की बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? वेरी गुड। हम एक बात और लिख सकते हैं कि जो एनिमल होते हैं बेटा, एनिमल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप टाइप का होता है। प्लांट में भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, पर प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कौन कर रहा है? जाइलम और फ्लोएम। हम लोग 10th से पढ़ते आ रहे हैं कि जाइलम टिश्यू क्या करता है? रूट के अंदर से, प्लांट की रूट के अंदर से, पौधों की जड़ के अंदर से पानी को लेता है, उसे लीफ में पहुंचाता है, पानी ले रहा है पत्तियों में पहुंचा रहा है ना। और फिर फूड के बनने के बाद जब प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हो जाती है, जब पौधे अपना खाना बना लेते हैं, उसके बाद क्या होता है? खाने को एब्जॉर्ब करके उसे पत्तियों से जड़ तक लाने का काम फ्लोएम कर रहा है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है जाइलम और फ्लोएम के थ्रू, लेकिन एनिमल में ट्रांसपोर्टेशन डेवलप टाइप से हो रहा है। कुछ स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन टिश्यू एक ही है और उसी के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। जो डेवलप टाइप के एनिमल हैं वहां ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है। हमारी बॉडी में कंप्लीट चीजों का ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम, और दूसरे तरह के दूसरी भी चीजों को, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम, एंजाइम को ट्रांसपोर्ट करने, हर एक चीज को ट्रांसपोर्ट करने का काम जो है वो ब्लड कर रहा है। कौन कर रहा है बच्चों? तो ब्लड हमारी बॉडी के अंदर एक तरह का ट्रांसपोर्टेशन टिश्यू है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो याद रखेंगे एनिमल बॉडी की एक क्वालिटी और है, और वो क्वालिटी ये है बच्चों कि एनिमल बॉडी में डेवलप टाइप का, दे हैव डेवलप टाइप, ये इसके अंदर क्या होता है? डेवलप टाइप्स का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मौजूद है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्रेजेंट है। इनकी बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है वो भी डेवलप टाइप का होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? एनिमल के कुछ एनिमल तो होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, समझ में आ रहा है, पर कुछ एनिमल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। इट मीन्स एनिमल सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरह के रिप्रोडक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? आपको पता है कि जो प्रीमेटिव एनिमल है, जहाँ सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट ही नहीं हुआ, तो वहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, और जहाँ पर सेक्स ऑर्गन डेवलप हो चुके हैं वहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों? ठीक है, तो मैं ये लिख सकता हूँ बच्चों कि दे परफॉर्म, ये परफॉर्म करते हैं बोथ, ये परफॉर्म, सॉरी बोथ नहीं, दे परफॉर्म सेक्सुअल, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करते हैं, रिप्रोडक्शन, और एंड या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी परफॉर्म करते हैं। यहां तक बताइए, क्या ये बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? वेरी गुड। अच्छा, एक बात और मैंने आपको बताई थी, अब ये सारे फीचर्स जो हैं वो एनिमल किंगडम के फीचर्स हैं। अगर हम एनिमल के बारे में बात करें तो मैं कहूंगा कि बेटा दुनिया के वो सारे लिविंग जो मल्टी सेलुलर हैं और यूकैरियोटिक हैं, दुनिया के वो सारे लिविंग जिनमें सेल वॉल नहीं है, जिनके पास सेलुलोज नहीं है, जिनके पास
सेंट्रोजोम प्रेजेंट है। और सेंट्रोजोम क्या है? सेल डिवीजन करने के लिए एक स्पेशल टाइप का सेल ऑर्गेनेला, जिनके पास जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, जिनके पास वैक्यूल नहीं है, जिनमें डेवलप टाइप का मूवमेंट होता है, जिनमें डेवलप टाइप का सेंसिटिविटी पार्ट होता है, जिनके अंदर फूड स्टोर होता है ग्लाइकोजन और फैट की फॉर्म में, और बेटा वो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरह के रिप्रोडक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं, और जिनमें ट्रांसपोर्टेशन भी डेवलप टाइप का होता है, उनको कहते हैं एनिमल। उनको क्या कहेंगे? क्या बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। और जब हम एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन करते हैं तो एनिमल किंगडम को 11 फाइलम में डिवाइड किया गया है। कितने का फाइलम में डिवाइड किया गया है? एनिमल किंगडम को 11 फाइलम्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, लिखवाए थे पिछली बार भी, याद है? कौन कौन से हैं बताते चलो। चलो तो मैं लिख देता हूं क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमेलिया। एनिमल किंगडम को या एनिमेलिया किंगडम को निम्न फॉलोइंग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब किंगडम को डिवाइड कर रहे हैं तो किंगडम के क्लासिफिकेशन से क्या बनेंगी? फाइलम बनेंगे। किंगडम के क्लासिफिकेशन से क्या बनेंगे? तो अब जितने भी पार्ट्स में लिख रहा हूं वो सब फाइलम्स हैं बच्चों। वो सब क्या है बेटा? तो सबसे पहले जो फाइलम बना था उसका नाम क्या था? पोरीफेरा। उसके बाद कौन आया? सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा के बाद कौन आया? टीनोफोरा। और टीनोफोरा के बाद कौन आया? उसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थीज। आगे लिखेंगे प्लेटीहेल्मिन्थीज। पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केलमिन्थीज। एस्केलमिन्थीज के बाद आता है एनिलिडा। एनिलिडा के बाद कौन आता है? ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा के बाद आएंगे मोलस्का। मोलस्का के बाद क्या आएंगे? इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के बाद क्या आएंगे? हेमिकॉर्डेटा। और हेमिकॉर्डेटा के बाद दुनिया के सबसे डेवलप एनिमल कॉर्डेटा। तो बेटा कॉर्डेटा। तो बेटा दुनिया में सारे के सारे जितने भी एनिमल रहते हैं हमने उन सारे एनिमल को इन 11 फाइलम में डिवाइड किया है। ठीक है ना? जिनमें से पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केलमिन्थीज, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा है। ठीक है ना? पोरीफेरा से लेकर हम लोग कॉर्डेटा तक जाएंगे और ये सारा अरेंजमेंट डेवलपमेंट के बेस पर है। यानी सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन हुआ, सबसे पहले लिविंग सिंपल टाइप के लिविंग है, फिर उसके बाद याए, उनके बाद याए, उनके बाद याए, एज द डिपेंड ऑफ फीचर्स। फीचर के बेस पर क्लासिफाई किया है हमने। जिनके पास कुछ भी नहीं है उन्हें हमने सबसे पहले रखा है ना? और इनसे भी पहले, पोरीफेरा से भी पहले एनिमल कौन है? प्रोटोजोन्स। याद रखिएगा, पोरीफेरा से पहले एनिमल कौन है? प्रोटोजोन्स। उसके बाद पोरीफेरा, इनका डेवलपमेंट हुआ तो सिलेंट्रेटा बने, इनका डेवलपमेंट हुआ तो टीनोफोरा बने, इनका डेवलपमेंट हुआ तो प्लेटीहेल्मिन्थीज बने, इनका डेवलपमेंट हुआ तो एस्केलमिन्थीज बने, इनका डेवलपमेंट हुआ तो एनिलिडा, इनके डेवलपमेंट से ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा के डेवलपमेंट से मोलस्का, मोलस्का से काइनोडर्मेटा, फिर हेमिकॉर्डेटा और फिर कॉर्डेटा। इट मीन्स एनिमल किंगडम को हमने इन 11 फाइलम्स में डिवाइड किया है। क्या ये बात समझ में आ रही है? वेरी गुड, आप नोट कीजिए जल्दी से। हम लोग एनिमल का क्लासिफिकेशन कर चुके हैं, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा से लेकर के कॉर्डेटा तक। ये क्लासिफिकेशन जो हुआ है एनिमल का, इस क्लासिफिकेशन को करने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक फीचर्स होने चाहिए। आपको ये बात मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी बेटा कि अगर हम एनिमल को स्टडी कर रहे हैं, एनिमल को नहीं, दुनिया के किसी भी किंगडम को अगर आपको स्टडी करना है, पहले आपको उसके फीचर्स पता होने चाहिए। और हम लोग एनिमल का क्लासिफिकेशन किए हैं या किसी भी किंगडम का जब आप क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन किस बेस पर किया गया है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? तो हमें, क्योंकि एनिमल दुनिया के सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी वाला किंगडम है, दुनिया में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी आपको एनिमल में देखने को मिलेगी, तो इसीलिए हम पहले आपको ये बता दें कि कौन कौन से बेसिक फीचर्स के बेस पर हमने एनिमल्स को क्लासिफाई किया है। समझ में आ रहा है? जिनमें से सबसे पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट पर आता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन।
बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि समझिए बायोविलेशन की कहना यह है कि दुनिया में जितने भी लिविंग रहते हैं वो सारे के सारे लिविंग आज जैसे हैं वो हजारों साल पहले ऐसे नहीं थे। उनका विकास, उनका डेवलपमेंट छोटे छोटे जीवों से हुआ है। छोटे छोटे जीवों ने अपने आप को चेंज किया तो बड़े तरह के जीव बन गए। और हमने सेल थ्योरी पढ़ी है। सेल थ्योरी का पॉइंट नंबर 1 आपको याद है, दी ऑल लिविंग आर मेड अप वन और मोर सेल। दुनिया के सभी सजीव बने होते हैं एक या एक से अधिक कोशिका के। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो बेटा आपको पता है जब हम जीवों के डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं तो हमें पता लगता है कि दुनिया में कुछ जीव ऐसे हैं जिनकी बॉडी में केवल सेल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? सेल। इट मीन्स वो यूनिसेलुलर है और यूकैरियोटिक है। यूनिसेलुलर है और यूकैरियोटिक है। क्या ये बात समझ में आ रही है? एनिमल का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, एनिमल प्रोकैरियोटिक नहीं हो सकते। ये बात याद रखेंगे, एनिमल प्रोकैरियोटिक नहीं हो सकते। एनिमल सेल हमेशा यूकैरियोटिक है। बेटा हम ये जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल दुनिया में केवल 2 ही लिविंग के पास है, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। सेल के अलावा बाकी सारे के सारे यूकैरियोटिक है। और हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को तो जानते हैं ना। प्रोकैरियोटिक जिनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता, कॉइल्ड डीएनए होता है, समझ में आ रहा है, राइबोसोम फ्री होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर ऑर्गन नहीं होते। अगर ये सारी चीजें हैं तो उसे कहेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। अगर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस है तो वो यूकैरियोटिक सेल है। जिसमें न्यूक्लियस डेवलप टाइप का नहीं है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं है, वो प्रोकैरियोटिक है। और जिनमें डेवलप टाइप का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन है, वो यूकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में कोई कंफ्यूजन? तो हम लोग एनिमल के क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि एनिमल का क्लासिफिकेशन कैसे होगा। तो एनिमल क्लासिफिकेशन के लिए मैं सबसे पहला टॉपिक उठा रहा हूं, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है एनिमल बॉडी बनी कैसे है या एनिमल बॉडी का डेवलपमेंट हुआ कैसे है। तो बेटा दुनिया में सबसे पहले क्या हुआ, यूनिसेलुलर एनिमल आए। और आप याद रखेंगे यूनिसेलुलर एनिमल्स को हम लोग किंगडम एनिमेलिया में नहीं रखेंगे। मैं आपको पहले बता चुका हूं यूनिसेलुलर एनिमल को हम स्टडी करेंगे प्रोटोजोन्स में, फाइलम प्रोटिस्टा के, किंगडम प्रोटिस्टा के फाइलम प्रोटोजोन्स में। ये बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। इधर देखिए, तो मैं ये कह रहा था सबसे पहले बने बेटा ऐसे लिविंग जिनकी बॉडी यूनिसेलुलर थी। कैसी थी बेटा? यूनिसेलुलर थी और यूकैरियोटिक थी। उसके बाद क्या हुआ, इन यूनिसेलुलर जीवों ने अपने आप को चेंज किया और एक कोशिका वाले जीवों के डेवलप होने से कुछ ऐसे लिविंग बन गए जिनकी बॉडी में बहुत सारी सेल्स थी। क्या ये बात समझ में आ रही है? बहुत सारी सेल्स थी, पर वो सारी की सारी सेल अलग अलग काम कर रही थी। बेटा एक बार फिर सुनो, एक लिविंग बॉडी है, वो एक ही सेल की बनी है, उसे हम कहेंगे यूनिसेलुलर। और सेल के पास न्यूक्लियस है, उसे हम कहेंगे यूकैरियोटिक। दोनों बातें समझ में आ रही हैं? ऐसी बॉडी जिसकी बॉडी के, ऐसे लिविंग जिनकी बॉडी एक सेल की बनी है, सिंगल सेल की बनी है, उन्हें हमने यूनिसेलुलर कहा। और क्योंकि सेल के अंदर वेल डेवलप न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसीलिए हमने उनको कहा यूकैरियोटिक। तो बेटा वो यूनिसेलुलर है और यूकैरियोटिक है। दोनों बातें समझ में आई? ये लाइन कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। वेरी गुड। उसके बाद क्या हुआ, छोटा सा ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं। ऐसा हुआ कि ये जो यूनिसेलुलर लिविंग है, इन्होंने अपने आप को डेवलप किया और ऐसे लिविंग बन गए, ध्यान दीजिए, ऐसे लिविंग बन गए जिनकी बॉडी में बहुत सारी सेल थी। कैसी थी बेटा? बहुत सारी सेल थी। उन्हें कहा गया मल्टी सेलुलर। उन्हें क्या कहा गया? और उनकी सेल के पास न्यूक्लियस भी है, इसीलिए उनको कहा गया यूकैरियोटिक। तो उसके बाद यूनिसेलुलर एनिमल के बाद ऐसे एनिमल बने जो मल्टी सेलुलर थे और यूकैरियोटिक थे। आपको ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि किंगडम एनिमेलिया में हम केवल मल्टी सेलुलर एनिमल की स्टडी करेंगे, यूनिसेलुलर की नहीं। यूनिसेलुलर हम प्रोटोजोन्स में पढ़ चुके हैं, समझ में है ना? यूनिसेलुलर एनिमल हम पढ़ चुके हैं, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स, स्पोरोजोइड प्रोटोजोन्स, अमेबॉइड प्रोटोजोन्स, ये सारे एनिमल थे और वो एनिमल थे जिनकी बॉडी यूनिसेलुलर थी। पर किंगडम एनिमेलिया में हम केवल उन एनिमल को स्टडी करेंगे जो मल्टी सेलुलर है। अब ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी बहुत सारी सेल की बनी हुई है, उन्हें कहा गया मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक। उन्हें क्या कहा गया बेटा? मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक। आई होप सो ये बात समझ में आ रही है। अब जब हम मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल की बात करते हैं बच्चों, तो मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल में भी डाइवर्सिटी है।
वो भी अलग अलग तरह के हो सकते हैं, जिनमें से सबसे नंबर 1 पर आते हैं ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी में सेल तो बहुत सारी हैं, लेकिन हर एक सेल अलग अलग काम कर रही है। आई रिपीट दैट, यूनिसेलुलर लिविंग ने अपने आप को डेवलप किया और मल्टी सेलुलर लिविंग बन गए, बहुत सारी सेल के एनिमल बन गए। अब बहुत सारे सेल के एनिमल, सबसे पहले कौन बने? ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी बहुत सारी सेल की बनी है, बहुत सारी कोशिकाओं की बनी है, पर अलग अलग तरह की कोशिका, अलग अलग तरह की सेल अलग अलग काम कर रही है। इट मीन्स ग्रुप ऑफ सेल नहीं बन पाया, और ग्रुप ऑफ सेल ना बनने की वजह से इन्होंने बहुत सारी सेल ने एक जैसा काम नहीं किया। एग्जाम्पल बच्चों, हम ये जानते हैं कि सेल्स माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, इसे हम केवल माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, लेकिन दुनिया के सारे लिविंग सेल्स के बने हुए हैं। हम खुद भी सेल के बने हुए हैं। हमारे सर के बालों से लेकर पैरों के नाखून तक बॉडी का हर एक पार्ट सेल का बना हुआ है। और एक सेल कितनी छोटी है, मैंने कहा अगर आप अपने एक बूंद खून को, 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड को निकाल लें तो उसमें आपको हजारों सेल देखने को मिल जाएंगी। तो जब आपके 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड में, एक बूंद खून में इतनी कोशिकाएं हैं, इतनी सारी सेल्स हैं, तो बताइए आपकी पूरी बॉडी में कितनी सेल्स होंगी? हम काउंट कर सकते हैं? नहीं, अनकाउंटेड है। लेकिन हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स आपस में मिलकर एक काम कर रही हैं। लाइक हमारी बॉडी में ब्लड है, हर इंसान की बॉडी में उसके वजन का 9 से 10% ब्लड होता है। तो अगर किसी ह्यूमन बॉडी का वजन, समझिए मैं क्या कह रहा हूं, अगर किसी ह्यूमन बॉडी का वजन 50 kg है, 50 किलो है, तो लगभग 5 लीटर उसमें ब्लड है। और वो जो ब्लड उसके अंदर दौड़ रहा है, आई रिपीट दैट, मैं क्या कह रहा हूं बच्चों, जो ब्लड उसके अंदर दौड़ रहा है उसका एक ही काम है, ट्रांसपोर्टेशन। क्या काम है बेटा? और ये ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए कितनी सारी सेल्स आपस में मिलकर काम कर रही हैं, करे कि नहीं कर रही हैं? लिविंग बॉडी में क्या होता है, कुछ लिविंग ऐसे हैं जहां बहुत सारी सेल्स आपस में मिलकर एक काम कर रही होती हैं। एक काम को करने के लिए एक सिंगल सेल काम नहीं करती, एक काम को करने के लिए ग्रुप ऑफ सेल इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारी सेल्स के ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं। और जब बहुत सारी सेल के ग्रुप आपस में मिलकर एक ही काम करते हैं तो उसे कहते हैं टिश्यू। उसे क्या कहते हैं बेटा? टिश्यू। उसे क्या कहेंगे? टिश्यू। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब टिश्यू की क्वालिटी बात ध्यान दीजिए, दुनिया में कई एनिमल ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जिनकी बॉडी में टिश्यू है। इट मीन्स उनकी बॉडी में टिश्यू डेवलप हुए और काम करने के लिए उन्होंने टिश्यू, उनकी बॉडी में जो भी काम हो रहा है वो सब टिश्यू के थ्रू हो रहा है। इट मीन्स मूवमेंट करने के लिए अलग टिश्यू, समझ में आ रहा है? सेंस करने के लिए अलग टिश्यू, समझ में आ रहा है? डाइजेशन करने के लिए अलग टिश्यू। हर एक बॉडी में काम करने के लिए टिश्यू की रिक्वायरमेंट पड़ी। लेकिन इनसे पहले, टिश्यू वाले एनिमल से पहले कुछ ऐसे एनिमल आए जिनकी बॉडी में थी तो बहुत सारी सेल, इट मींस वो मल्टी सेलुलर थे, पर मल्टी सेलुलर होने के बाद भी उनकी बॉडी की हर एक सेल अलग अलग काम कर रही थी। सर के ऊपर कुछ जा रही बातें, ठीक है ना? हर एक सेल, बहुत सारी सेल्स है, पर कोई भी सेल ने ग्रुप नहीं बनाया। या आप ये समझो कि एक जगह पर बहुत सारे लोग रह रहे हैं, हर आदमी अपना अपना काम कर रहा है, मिलकर के कोई काम नहीं कर रहा है। तो रहने वाले, मतलब सेल तो बहुत सारी हैं, पर हर एक सेल अलग अलग काम कर रही हैं। ऐसे लिविंग की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाएगा सेलुलर। क्या कहा जाएगा बेटा? ऐसे लिविंग को क्या कहा जाएगा? सेलुलर। सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यह है कि सेल, इनकी बॉडी के अंदर बहुत सारी सेल्स तो बन गई हैं, पर सारी की सारी सेल सेपरेट फंक्शन के लिए रोल प्ले कर रही हैं, अलग अलग काम कर रही हैं। कोई भी ग्रुप ऑफ सेल आपस में मिलकर एक काम नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम ऐसे देखें कि इन एनिमल्स के बाद, आपको याद है हमने जो एनिमल का क्लासिफिकेशन किया है, पोरीफेरा से लेकर कॉर्डेटा तक, याद है आपको? तो इस पूरे क्लासिफिकेशन में पोरीफेरा, किसकी बात कर रहा हूं बच्चों में? पोरीफेरा ऐसे एनिमल हैं जिनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल का है। पोरीफेरा कैसे एनिमल है? जिनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल का है। यानी पोरीफेरा में कोई टिश्यू डेवलप नहीं हुआ है, पोरीफेरा में कोई ऑर्गन डेवलप नहीं हुआ है। पोरीफेरा के अंदर बहुत सारी सेल्स हैं, पर हर एक सेल अलग अलग फंक्शन के लिए रोल प्ले कर रही हैं।
क्या ये बात समझ में आ रही है? लेकिन डेवलपमेंट होने हुआ तो कुछ बहुत सारी सेल्स आपस में मिलकर के ग्रुप ऑफ सेल बन गई, और ग्रुप ऑफ सेल बनकर बन गई टिश्यू। क्या बन गई बेटा? और दुनिया में ऐसे एनिमल देखने को मिले जिनकी बॉडी में बहुत सारे टिश्यू थे, और वो बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलकर एक ही काम कर रहे थे। ठीक है ना, ध्यान दीजिए, जिनकी बॉडी में बहुत सारी सेल्स थी और बहुत सारी सेल्स आपस में मिलकर एक ही काम कर रही थी। इट मीन्स ऐसे एनिमल देखने को मिले जिनकी बॉडी में बहुत सारी सेल्स ने आपस में कंबाइंड होकर एक काम करना शुरू किया, उनको कहा गया टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसे क्या कहा जाएगा बेटा? टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू की डेफिनेशन तो समझ में आई है ना आपको? देखो टिश्यू क्या कह रहे हैं, टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल। टिश्यू को हिंदी में ऊतक कहते हैं। ऊतक विभिन्न कोशिकाओं का वह समूह है। टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल दैट डील सेम फंक्शन, जो क्या करते हैं बेटा? सेम फंक्शन के लिए रोल प्ले करते हैं, जो एक ही काम के लिए रोल प्ले करते हैं, उन्हें हम कहते हैं टिश्यू। हिंदी में कह सकते हैं कि विभिन्न कोशिकाओं का ऐसा समूह जो आपस में मिलकर एक ही काम करता हो, उसे ऊतक कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? ऊतक। तो अगर मैं कह रहा हूं कि इन जानवरों की बॉडी, इन एनिमल्स की बॉडी, इन जंतुओं की बॉडी ऊतकीय लेवल की है, ऊतकीय स्तर की है, इसका मतलब उनकी बॉडी में टिश्यू आ गए हैं। ठीक है ना? फिर क्या हुआ बच्चों? लेकिन टिश्यू आए हैं और कुछ नहीं आया है। फिर क्या हुआ बच्चों? इनका भी डेवलपमेंट हुआ, और इनके डेवलपमेंट होने के बाद कुछ ऐसे एनिमल नेचर में बन गए जिनमें बहुत सारे टिश्यू आपस में कंबाइंड हुए, और बहुत सारे टिश्यू ने आपस में कंबाइंड होकर के बॉडी का एक ऑर्गन बना लिया। जैसे हमारी किडनी, हमारा हार्ट, हमारे लंग्स, ये हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं। तो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, उन ऑर्गन को बनाने के लिए बहुत सारे टिश्यू काम कर रहे होते हैं। क्या ये बात समझ में आई? जब किसी एनिमल बॉडी में बहुत सारे टिश्यू आपस में कंबाइंड होकर एक ही फंक्शन के लिए रोल प्ले करते हैं, एक ही काम करते हैं, तो उसे कहते हैं बेटा ऑर्गन। उसे क्या कहते हैं? ऑर्गन। तो नेचर ने क्या किया? पहले टिश्यू सेलुलर लेवल के एनिमल बनाए, फिर नेचर ने सोचा यार सेलुलर लेवल के ऑर्गन से काम नहीं चल रहा है, एक काम करते हैं सेलुलर लेवल के ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग क्या करते हैं? टिश्यू लेवल के एनिमल बनाते हैं। तो टिश्यू लेवल के एनिमल बनाए, फिर उनके अंदर और मॉडिफिकेशन हुआ, और मॉडिफिकेशन होने के बाद बन गए ऑर्गन लेवल के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। क्या ये बात समझ में आ रही है? ऑर्गन लेवल के जो एनिमल होते हैं उनमें ऑर्गन होता है। ऑर्गन मतलब हार्ट हो सकता है, किडनी हो सकती है, लंग्स हो सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? दुनिया में सारे एनिमल्स के अंदर सबसे पहले जो ऑर्गन डेवलप हुआ था बेटा, वो हार्ट है। सबसे पहला ऑर्गन अगर आपको कोई देखने को मिल रहा है तो वो क्या है? हार्ट है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। तो याद रखेंगे, पहले सेलुलर लेवल के एनिमल आए, फिर टिश्यू लेवल के एनिमल आए, फिर ऑर्गन लेवल के एनिमल आए। ऑर्गन लेवल के एनिमल कौन थे? जिनमें बहुत सारे टिश्यू ने आपस में कंबाइंड होकर एक ऑर्गन बना लिया था। ठीक है। फिर क्या हुआ? ऑर्गन लेवल के एनिमल के डेवलप होने से ऑर्गन सिस्टम लेवल के एनिमल आए। कौन आए बेटा? ऑर्गन सिस्टम लेवल के। अब ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? हमारी बॉडी में जब बहुत सारे ऑर्गन आपस में कंबाइंड हो जाते हैं और वो मिलकर एक ही काम करते हैं तो उसे कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। उसे क्या कहेंगे बेटा? ऑर्गन सिस्टम। लाइक हमें डाइजेशन करना है, खाना खाना है, तो हम क्या करेंगे? हाथों से खाने को पकड़ेंगे, उसे लिप्स तक लेकर जाएंगे, फिर हमारे लिप्स क्या करेंगे? उस फूड को अंदर धकेल देंगे, फिर टीथ उस खाने को कट करेंगे, फिर टंग उसको मिक्स करेगी, फिर हम उसको निगल लेंगे, और उसके बाद वो फूड पाइप से होकर और इसोफेगस से होकर के हमारे स्टमक में जाएगा। ठीक है ना? फिर स्टमक में उसको डिकम्पोज किया जाएगा। ठीक है ना? उसके बाद उसे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा देंगे, वहां डाइजेशन होगा और लार्ज इंटेस्टाइन में स्टूल बन जाएगा और उसे हम रिलीज कर देंगे। आप सोचिए, हमने सिर्फ खाना खाया है, खाना खाने के लिए हमें कितने सारे ऑर्गन की रिक्वायरमेंट है? हैंड, लिप्स, टीथ, टंग और इसोफेगस। समझ में आ रहा है बेटा? फूड पाइप समझ में आया? लीवर, स्टमक, किडनी, स्मॉल लीवर, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे ऑर्गन आपस में इकट्ठे हुए और इन सारे ऑर्गन ने आपस में कंबाइंड होकर एक ही काम किया है। जब किसी लिविंग बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिलकर एक ही काम करते हैं तो उसे कहते हैं ऑर्गन सिस्टम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने क्या किया बच्चों? सारे एनिमल को बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। नंबर 1 है प्रोटोजोन्स और नंबर 2 क्या है बेटा? नंबर 1 है प्रोटोजोन्स, नंबर 2 पर आते हैं मेटाजोआ। मेटाजोआ। अब ये मेटाजोआ क्या है?
ध्यान दीजिए। तो मैंने कहा प्रोटोजोआ या प्रोटोजोन्स तो वो होते हैं बेटा जो यूनिसेलुलर एनिमल हैं, हम इनको प्रोटिस्टा किंगडम में स्टडी करेंगे, एनिमल किंगडम में स्टडी नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग बात कर रहे हैं मेटाजोआ के बारे में। तो मेटाजोआ ऐसे एनिमल हैं जो मल्टी सेलुलर हैं बच्चों। कैसे हैं बेटा? मल्टी सेलुलर हैं और यूकैरियोटिक हैं। मल्टी सेलुलर हैं और यूकैरियोटिक हैं। वो सारे एनिमल जो मल्टी सेलुलर हैं और यूकैरियोटिक हैं उनको हम कहेंगे मेटाजोआ। उन्हें हम क्या कहेंगे बेटा? क्या ये बात समझ में आ रही है? जब हम मेटाजोआ के बारे में बात करते हैं तो मेटाजोआ को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है बेटा। तो मेटाजोआ को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला होगा पैराजोआ। सबसे पहला क्या होगा? पैराजोआ। और दूसरे वाला होगा बेटा यूमेटाजोआ या यूजोआ। एक ही बात है, ठीक है ना। यूमेटाजोआ या यूजोआ एक ही बात है। तो याद रखेंगे पैराजोआ कौन है? ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जिनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल का है। किस लेवल का है बच्चों? सेलुलर लेवल का है, उनको हम कहेंगे पैराजोआ। क्या ये बात समझ में आ रही है? एक और बात, ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी टिश्यू लेवल की भी हो सकती है, ऑर्गन लेवल की भी हो सकती है, ऑर्गन सिस्टम लेवल की भी हो सकती है, उन्हें कहेंगे यूमेटाजोआ। समझ नहीं आया बेटा? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर एनिमल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, यूनिसेलुलर अलग, मल्टी सेलुलर अलग। एक कोशिका वाले जीवों को कहा गया प्रोटोजोआ, समझ में आ रहा है, और बहुकोशिकीय जीवों को, मल्टी सेलुलर लिविंग को कहा गया यूमेटाजोआ। यूमेटाजोआ की तीन बातें याद रखेंगे, मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं, उन्हें कहेंगे मेटाजोआ। उन्हें क्या कहेंगे? मेटाजोआ दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पैराजोआ और एक होते हैं यूमेटाजोआ। पैराजोआ वो हैं जो मल्टी सेलुलर तो हैं पर उनकी अलग अलग सेल अलग अलग काम कर रही है, यानी कि सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को शो कर रही है। जो एनिमल सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को शो करते हैं उन्हें कहेंगे पैराजोआ। और जिनकी बॉडी में मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है पर उनकी बॉडी या तो टिश्यू लेवल की है या ऑर्गन लेवल की है या ऑर्गन सिस्टम लेवल की है, उन्हें कहेंगे यूमेटाजोआ।